गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 66वीं से 39वीं तक मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर क्लास 7 कराने जा रहे हैं। क्लास 6 तक आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप उस वीडियो को देख लीजिए। ये टॉपिक 3 है, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 70 के लिए भी, 71 आने वाले जितने भी बीपीएससी मेंस के लिए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों को चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये बहुत ही स्पीड तरीके से बताया जा रहा है कि जिससे कि आपको क्वेश्चन और आंसर देख के अपने आप से लिखने में क्षमता हो सके। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपका 12 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया, क्लास 7 तक वीडियो। चलिए क्लास 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सन 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, सन 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। की टू आंसर। 1857 के विद्रोह के कारण को उद्घाटित करते हुए बिहार में बाबू कुंवर सिंह का नेतृत्व और विभिन्न क्षेत्रों में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चलाए गए आंदोलनों की चर्चा करते हुए एवं उनके योगदान का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बिहार सदियों से विद्रोही क्रांतिकारियों की सरजमीन रही है। इस सरजमीन ने जालिम हुक्मरानों को हमेशा ललकारा है और उन्हें जमींदोज किया। जब मुगल अपने शिखर पर थे तब इसी बिहार के लाल शेर शाह सूरी ने मुगलों के मंसूबों को नाकाम किया। फिर जब अंग्रेज आए तब बिहार वासियों ने उनके खिलाफ बगावत और क्रांति का बिगुल फूंका। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी के क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया। 1857 में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम बढ़ाया। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश में विप्लव मचा दिया। बिहार की दानापुर रेजिमेंट, बंगाल के बैरकपुर रामगढ़ के सिपाहियों ने बगावत कर दी। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठी। ऐसे हालात में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ साथ आरण नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने की कोशिश की तो बीबीगंज और बिहियां के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर की ओर बढ़ गए। आरा पर फिर से कब्जा जमाने के बाद अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया। बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह को जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। अमर सिंह अंग्रेजों से छापामार लड़ाई लड़ते रहे और बाबू कुंवर सिंह ने रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर एवं गोरखपुर में विप्लव का कहर ढाते रहे। जब भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी तो कई प्रांतों में उसका नेतृत्व आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। उस वक्त उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल से अंग्रेजों की ताकतवर सेना को भी कई मौक़ों पर मात दी थी। और जब 1857 का यह आंदोलन देश के अन्य प्रांतों में ठंडा पड़ गया तब भी वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। बिहार के एक प्रमुख मुस्लिम क्रांतिकारी और पीर अली खान, जो एक गरीब एक बुक बाइंडर थे, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बीच महत्वपूर्ण पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं और खुफिया संदेशों को गुप्त रूप से वितरित करने का काम किया था, जिसकी सजा में उन्हें तत्कालीन पटना के कमिश्नर विलियम टेलर द्वारा सार्वजनिक स्थान पर फांसी दी गई थी। पीर अली एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेजों से लड़ने के कारण उन्हें फांसी दे दी गई। पीर अली भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बिहार चैप्टर के नायकों में से एक थे। 1857 की क्रांति के वक्त बिहार में घूम घूम कर लोगों में आज़ादी और संघर्ष का जज्बा पैदा करने और उन्हें संगठित करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। इनके अलावा नवादा के अत्तीपुर के रहने वाले
राजा मेहंदी अली खान ने गुप्त संगठन के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चलाए, जिसकी वजह से उनका नाम विद्रोहियों का नाम की सूची में पहले स्थान पर था। वारिस अली का पटना में मुसलमानों के साथ राजद्रोहात्मक पत्र व्यवहार के कारण अंग्रेजों ने उन्हें 23 जून 1857 को गिरफ्तार किया और बाद में फांसी दे दी गई। वारिस अली की गिरफ्तारी के बाद अली करीम पर सरकार के खिलाफ बगावत का आरोप लगा। अंग्रेजी सरकार ने इन पर 2000 रुपये इनाम रखा था। जवाहिर रजवार ने नालंदा और नवादा में 1857 में छापामार युद्ध शुरू किया था। उसी के समय जब देवघर के विद्रोहियों की जत्था नवादा होकर गुजरा तो उन्होंने उनका साथ देकर बगावत का झंडा बुलंद किया। 1857 के विद्रोह के दौरान हैदर अली ने राजगीर को कब्जे में ले लिया था। वे नालंदा के पहले व्यक्ति थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। देवघर के रोहिणी में 12 जून 1857 के विरोध के महानायक सलामत अली अमानत अली थे। देवघर के रोहिणी में 12 जून 1857 के विरोध के महानायक सलामत अली अमानत अली थे। इन्होंने मेजर मैकडोनाल्ड और कई अधिकारियों पर हमला किया था। उधर गया के डुमरी वाले मौलवी अली करीम गोरखपुर में अपने क्रांतिकारियों और सहयोगों का नेतृत्व कर रहे थे। 11 जून से पहले तक वो बाबू कुंवर अमर सिंह के लगातार अंग्रेजों से जंग कर रहे थे। जब अमर सिंह बिहार लौट रहे थे उस समय अमर सिंह के साथ मिलकर उन्होंने रूप सागर कैंप पर हमला किया। ठीक उसी समय अली करीम के 400 सिपाही गाजीपुर में अंग्रेजों से लड़ रहे थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे मिलाकर लाखों लोगों ने जन भागीदारी और अपनी कुर्बानी देकर अहम योगदान दिया। की टू रिमेंबर 1857 विद्रोह के कारण बिहार में कुंवर सिंह का नेतृत्व, विद्रोह में शामिल स्वतंत्रता सेनानी, बिहार में आंदोलन का प्रसार क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के कारणों और परिणामों का वर्णन की। ये क्वेश्चन का आंसर आपको 69वीं में भी मिल जाएगा, आपको 66वीं में मिल जाएगा पहले के वीडियो में, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर वहाँ देख लीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं कंटिन्यू आगे। क्वेश्चन नंबर 15, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 15, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। विभिन्न प्रांतों में 28 माह की सरकार चलाने के उपरांत कांग्रेस ने 1939 में इस्तीफा दे दिया तथा 1940 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे एवं दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश की गई, लेकिन यह सफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का विश्वास हासिल करने के उद्देश्य से 22 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय दल सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर भारत आया, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। क्रिप्स ने भारतीय नेताओं को आश्वासन दिया कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हुए अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार क्रिप्स मिशन की सफलता तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की लगातार सफलता ने भारतीय जनता को एक बड़ा आंदोलन करने की प्रेरणा दी। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया और सरदार पटेल द्वारा इसका समर्थन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के कुछ घंटों बाद ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शीघ्र ही संपूर्ण देश में आंदोलन तीव्र हो गया। पटना में 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर बांकीपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। राज्य में सामूहिक जुर्माना अध्यादेश लागू कर दिया गया। तब पटना स्थित महिला चरखा समिति की महिलाओं ने राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी की
अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसी दिन गांधी मैदान में एक सभा आयोजित कर सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का निर्णय भी लिया गया। 11 अगस्त 1942 को पटना के छात्रों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के जिला कलेक्टर WG ऑर्थर ने उन पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए। पटना सचिवालय गोलीकांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद छात्र थे उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, जगतपति कुमार सिंह, देवी पदा चौधरी तथा राम गोविंद सिंह। अंग्रेजों द्वारा की गई इस कायरतापूर्ण कार्रवाई से संपूर्ण बिहार में आंदोलन उग्र हुआ। 12 प्रस्ताव पारित कर सरकारी प्रतिष्ठानों को पूर्ण रूप से ठप करने का आह्वान किया गया। अनेक स्थानों पर लोग हिंसक हो उठे तथा अंग्रेजी अधिकारियों को मार भगाया। इस आंदोलन में सिवान जिला के महाराजगंज थाना पर झंडा फहराने के क्रम में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की गोली लगने से मृत्यु हो गई। फुलेना प्रसाद की पत्नी तारा रानी ने थाना भवन पर झंडा फहराकर अपनी गिरफ्तारी दी। सीतामढ़ी में जुब्बा साहनी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने 15 अगस्त 1942 को मीनापुर थाने के थानेदार बोलर को जिंदा जला दिया। 13 अगस्त को मुंगेर में आजाद हिंदुस्तान नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें सरकारी दमन का विरोध किया गया। इसके जवाब में सरकार की तरफ से 26 अगस्त 1942 को मुंगेर न्यूज का प्रकाशन सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के समाजवादियों जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, गंगा शरण मिश्र तथा अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 में ही जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ भागकर नेपाल की तराई क्षेत्र में शरण ली। यहीं पर उन्होंने आजाद दस्ते का निर्माण किया तथा भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया। राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली तथा अन्य ने भूमिगत होकर गुप्त रूप से रेडियो का संचालन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के कारण यह आंदोलन समाजवादियों के नेतृत्व में आ गया था, जिससे इस आंदोलन में कृषक व मजदूर वर्गों की भागीदारी बढ़ गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के सियाराम दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन का गठन भागलपुर जिले के निवासी सियाराम सिंह द्वारा किया गया था। यह दल एक गुप्त सशस्त्र संगठन था जो नौजवानों को अस्त्र शस्त्र चलाने तथा छापामार युद्ध रणनीति का प्रशिक्षण देता था। इस उद्देश्य का गांव की जनता को संगठित कर ग्राम स्वराज्य की स्थापना करना था। यह आंदोलन 2 वर्षों तक चलता रहा। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन सरकारी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता का एक जनक्रोश था। इस आंदोलन में बिहार की जनता ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। इस आंदोलन का प्रसार संपूर्ण बिहार में था। इस आंदोलन में बिहार की भूमिका का वर्णन इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार के आंदोलनकारियों को अधिकतम 51 वर्ष की सजा तथा पूरे राज्य पर सामूहिक रूप से 40 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति का अंतिम आंदोलन था, क्योंकि इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वार्ताओं का ही दौर चला। की टू रिमेंबर, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने की परिस्थितियाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, बिहार के सचिवालय भवन पर झंडा फहराने की घटना, समाचार पत्र का प्रकाशन और आंदोलन में भूमिका, बिहार में समाजवादियों का आंदोलन में भागीदारी, सियाराम दल की भूमिका। ये दोस्तों की टू रिमेंबर याद रखिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिखने में बहुत ही आसान होगा। क्वेश्चन नंबर अब 16 देखते हैं। गांधी जी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दांव पेचों की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनूठी पेट के साथ अनोखा मेल शामिल है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 60 से 62वीं में बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दांव पेचों की सहज प्रवृत्ति
और लोक चेतना में अनूठी पेट के साथ अनोखा मेल शामिल है, व्याख्या कीजिए। 60 और 62 में कुछ 2008 में पूछा गया था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। की टू रिमेंबर, गांधी जी के दर्शन में छुपे मौलिकता, सामाजिक तथा लोक कल्याण की भावना को स्पष्ट करते हुए उनकी लोक प्रसिद्धि का वर्णन करें। चलिए उत्तर देखते हैं। वैश्विक स्तर पर व्याप्त हिंसा, मतभेद, बेरोजगारी, महंगाई तथा तनावपूर्ण वातावरण में जिस दर्शन की सर्वाधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है वह है गांधीवादी दर्शन। गांधीवादी दर्शन सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा। उनका आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। संसार के अधिकांश लोग उन्हें रहस्यवादी, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। महात्मा गांधी ने किसी नए दर्शन की रचना नहीं की, वरन उनके विचारों को जो दार्शनिक आधार है वही गांधी दर्शन है। गांधी दर्शन मौलिक विचारों पर आधारित सामाजिक दर्शन है। उनका दर्शन एक प्रकार से जीवन, मानव समाज और जगत का नैतिक भाष्य है। इसी की मर्म दृष्टि से उनकी अहिंसा का प्रादुर्भाव हुआ है। वह मानते कि जगत में जो कुछ भी है अनैतिक है, वह सब हिंसा है। अन्याय और अनीति के सम्मुख मस्तक झुकाना पाप है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्य और अहिंसा का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद मिटाने के खिलाफ किया था। अपने सत्याग्रह के प्रयोग से दक्षिण अफ्रीका में वो काफ़ी मशहूर हो गए। 1915 में भारत वापसी पर भारतीय जनमानस उनसे काफ़ी प्रभावित है। भारतीय जनमानस ने उसके सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के हथियार के बारे में समझना शुरू कर दिया था। भारत में उनका सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में रहा है, जहां उन्होंने तिनकतिया प्रथा, नील की खेती के विरुद्ध एक सफल सत्याग्रह के माध्यम से भारतीय जनमानस में पेठ बना ली थी। इसका एक सफल उदाहरण असहयोग आंदोलन में भारी जनभागीदारी है। इस आंदोलन के बाद गांधी जी के व्यक्तित्व में काफ़ी निखार है। अब जनता ने बिना कुछ सोचे समझे ही उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। उन्हें अब गांधी जी में अलौकिक शक्ति की ओज दिखने लगा। जनता के मन में गांधी जी के व्यक्तित्व का यह आकर्षण गांधी जी की मृत्यु तक बना रहा। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को जनता तक पहुंचाने को वरीयता दी और चरखा, खादी, स्वच्छता आदि के माध्यम से जनता के बीच अपनी मजबूत पेठ के साथ भारतीय आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित किया। अंग्रेजी शासन भी गांधी जी की इस राजनीति को समझने में विफल रहा और छोटी छोटी गलतियों के माध्यम से वो गांधी जी का काम आसान करता रहा। जनता के बीच उनके मौलिक कार्यों को सरकारी शासन मात्र एक सुधारवादी नजरिया से देखता रहा, परंतु इन मौलिक कार्यों और रचनात्मक के पीछे गांधी जी की दूरदृष्टि वाली सोच थी। इसके माध्यम से वो जनता को स्वतंत्र आंदोलनों के लिए तैयार करते रहे। उनका आत्मनिर्भर बनना अंग्रेजी शासन को कमजोर करते रहे। खादी का उपयोग को बढ़ावा देकर अंग्रेजी वस्तुओं, कपड़ों को अघोषित बहिष्कार किया। जब तक अंग्रेज उनकी इस राजनीति को समझते तब तक भारतीय जनता जागरूक हो चुकी थी। उन्होंने जहां एक और भारतवासियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत की, वहीं उनके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया। गांधी जी ने पहली बार सत्य, अहिंसा और शत्रु के प्रति प्रेम के आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों का राजनीति के क्षेत्र में व्यापक प्रयोग कर महत्वपूर्ण जनभागीदारी प्राप्त की तथा जनता के हृदय में सत्य और अहिंसा के प्रति विश्वास जगाया। उनकी इस प्रतिभा से प्रभावित होकर लॉर्ड माउंटबेटन ने उनके बारे में कहा था, जो काम 50,000 हथियारबंद सेना नहीं कर सकती थी वो गांधी जी ने कर दिखाए। वह अकेले ही पूरी सेना है। उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। वो महिलाओं, दलितों आदि की सामाजिक स्थिति को उन्नत करने के लिए भी लगातार प्रयत्नशील रहे। उन्होंने महिलाओं को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित किया। दलितों को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे।
गांधी जी की अहिंसा का ये निष्क्रिय नहीं सक्रिय है, वह वीरता, दृढ़ता, संकल्प और धैर्य के आधार बनाकर खड़ी होती है। उनकी इस विचारधारा से असहयोग और सत्याग्रह का जन्म। उनकी दृष्टि में अहिंसा अमोघ शक्ति है जिसका प्रभाव कभी नहीं हो सकता। सशक्त विद्रोह से कहीं अधिक अहिंसक विद्रोह में है। गांधी ने इसी अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए असहयोग आंदोलन के उग्र होने पर इसे वापस ले लिया था। गांधी जी सदा रक्तहीन क्रांति के पक्ष में थे। इस प्रकार गांधी जी ने एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण दर्शन के साथ लोक चेतना का प्रसार किया। गांधीवादी दर्शन समाज के सभी वर्गों को जोड़ने में कामयाब रहा। गांधीवादी दर्शन में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1920 में तब आया जब महिला क्रांतिकारी मोर्चा ने असहयोग आंदोलन में भागीदारी की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद भी आंदोलन सक्रिय रूप से चलता रहा। इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जा सकता है। यह गांधी जी के लोक चेतना के प्रसार के कारण ही संभव हो सका। इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में पत्रकार बेब मिलर तथा लुई फिशर ने नेतृत्व विहीन आंदोलन की सफलता का वर्णन किया। गांधी जी की इस लोक चेतना ने सभी भाषा, धर्म, संस्कृति को संभाव दृष्टि से प्रभावित किया। अपने सर्वोदय दर्शन में गांधी जी ने जहां एक और गरीबों के भौतिकवादी उत्थान की बात की, वहीं दूसरी ओर अमीरों के नैतिक उत्थान की बात करके सभी के उदय की परिकल्पना प्रस्तुत की। इस हेतु उन्होंने न्यासीता, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत किया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने राजनीतिक, सामाजिक, अर्थ एवं धर्म के क्षेत्र में आदर्श स्थापित किया। वह उसी के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित ही नहीं किया बल्कि देश की जनता को भी प्रेरित किया। वह इसके आशानुरूप परिणाम भी प्राप्त किए। इस प्रकार कह सकते हैं कि विश्व जिस विनाश के ज्वालामुखी पर खड़ा है उसे केवल गांधी जी के आदर्श ही बचा सकते हैं। श्री मन्ना नारायण के शब्दों में, आज के मानव के सभी दुखों दूर करने के एकमात्र रामबाण औषधि गांधीवाद है। की टू रिमेंबर, गांधी दर्शन के मूल लोक चेतना का प्रसार, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की रहस्यमयता या व्यक्तित्व आकर्षण व दर्शन, सर्वोदय दर्शन और न्यासीता का सिद्धांत, गांधी दर्शन की प्रासंगिकता। ये याद रखिएगा। इससे लिखने में आपको क्वेश्चन खुद से लिखने में बहुत ही सहायता मिलेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बंगाल साहित्य तथा संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये 60 से 62वीं में 2008 में 18 में क्वेश्चन पूछा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में 69वीं में क्वेश्चन पूछा गया था, 68वीं में पहले के वीडियो में भी डाला गया है, आप उसे भी देखिए और इसको सिलेबस को भी देखिए। थोड़ा सा स्टार्टिंग सिलेबस देख के इस वीडियो को देखिएगा तो और समझने में बहुत ही सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल साहित्य तथा संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। की टू रिमेंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने साहित्य, संगीत और विचारों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं आमजन को प्रभावित किया। इसी परिप्रेक्ष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान पर चर्चा करें। चलिए उत्तर देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, उपन्यासकार, शिक्षाविद, चित्रकार एवं विचारक थे और भारतीय साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनक गण मन अधिनायक जय हो तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी। उन्होंने बंगाली साहित्य में नए तरह के पद और गद्य के और बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। इससे बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया। टैगोर की रचनाएं बांग्ला साहित्य में कई बहार लेकर आई। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास,
लिखे। इन रचनाओं में चोखेर वाली, घर बहिरे, गोरा आदि शामिल है। उनके उपन्यासों में मध्यम वर्गीय समाज विशेष रूप से उभरकर सामने आया है। रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं में उनकी रचनात्मक प्रतिभा सबसे मुखर हुई है। उनकी कविताओं में नदी और बादल की अटखेलियों से लेकर अध्यात्म तक के विभिन्न विषयों को बखूबी उकेरा गया है। इसके साथ ही उनकी कविताओं में उपनिवेश जैसी भावना भी महसूस होती है। साहित्य ही शायद ही कोई शाखा है जिनकी उनकी रचनाएं नहीं हो। उन्होंने कविता, गीत, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं में रचना की। उनकी कई कृतियों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है। अंग्रेजी में अनुवाद के बाद पूरा विश्व उनकी प्रतिभा से परिचित हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक भी अनोखे हैं। वे नाटक सांकेतिक हैं। उनके नाटकों में डाकघर, राजा, विसर्जन आदि शामिल। टैगोर का कथा साहित्य एवं उपन्यास भले ही बंकिम चंद्र और शरद चंद्र की तरह लोकप्रिय न हो, लेकिन साहित्य के मापदंडों पर उनका कथा साहित्य बहुत उच्च स्थान रखता है। उन्होंने बांग्ला साहित्य में नए मानक रचे जो आगे आने वाले बांग्ला साहित्यकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला सभ्यता की अच्छाइयों को पश्चिम में तथा पश्चिम की अच्छाइयों को यहाँ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से कुशाग्र बुद्धि के रविन्द्रनाथ टैगोर ने देशी और विदेशी साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि को अपने अंदर समाहित कर लिया था और मानवता को विशेष महत्व देते थे। इसकी झलक उनकी कृतियों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य, संगीत, कला, रंगमंच और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अनूठी प्रतिभा का परिचय दिया। बचपन से ही रविन्द्रनाथ टैगोर की विलक्षण प्रतिभा का आभास होने लगा था। उन्होंने पहली कविता मात्र 8 वर्ष की उम्र में लिखी और केवल 16 वर्ष की उम्र में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई। उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की। रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्ला संस्कृति का अंग बन गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रभावित उनके गीत मानवीय भावनाओं के विभिन्न रंग पेश करते हैं। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं अब तो गीतों में शामिल हो चुकी है। उनके गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ठुमरी शैली से प्रभावित है। अलग अलग रागों में गुरुदेव की गीत यह आभास कराते हैं मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई हो। गुरुदेव सही मायने में विश्व कवि होने की पूरी योग्यता रखते हैं। उनके काव्य के मानवतावाद ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। दुनिया की तमाम भाषाओं में आज भी टैगोर की रचनाओं को पसंद किया जाता है। इस प्रकार टैगोर ने बांग्ला साहित्य, संगीत, संस्कृति आदि को विश्व के समक्ष शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। बांग्ला साहित्य और संगीत को उन्होंने सही मायने में एक नई दिशा और दशा प्रदान की। टू रिमेंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर का परिचय दीजिए। साहित्य के योगदान तथा अन्य साहित्यकारों एवं उपन्यासकारों से तुलना करिए। संगीत में योगदान, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तथा मणिपुरी नृत्य में योगदान। ये की टू रिमेंबर दोस्तों याद कर लीजिएगा। और चलिए, थैंक यू। और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आगे के वीडियो और भी अपलोड होते रहेगा। और कमेंट कर बताइए अगर वीडियो में कुछ त्रुटि है तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।